अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम के थियोरेटिकल वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 17th वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने अपने 16 वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, लक्षतालीय का नियम और उसके अनुप्रयोग, केसी और केपी में संबंध, साम्य स्थिरांकों पर ताप का क्या प्रभाव होता है, उत्प्रेरकों का क्या प्रभाव होता है, और अम्ल और क्षार की अरीनियस कॉन्सेप्ट तथा अम्ल और क्षार का ब्रोस्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है। इन सबके वीडियो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम अम्ल और क्षार के लुईस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, अम्ल और क्षार का लुईस कॉन्सेप्ट G.N. लुईस ने दिया, जो कि एक अमेरिकन रसायनज्ञ थे। जिस साल ब्रोस्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट दिया गया उसी साल लुईस ने भी अम्ल और क्षार को समझाने के लिए अपना कॉन्सेप्ट दिया। आइए लुईस कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं, वह पदार्थ चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे अंग्रेजी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तथा वह पदार्थ चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, त्याग देते हैं, डोनेट कर देते हैं, वह लुईस क्षार कहलाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में समझना होगा, जिसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, हमने इस प्रकार से अरेंज कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6। और ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और उनके एक एक इलेक्ट्रॉन है, वे ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देख रहे हैं, ये सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। ये भी सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये भी सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, जो कि दो परमाणुओं के बीच में साझा करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी आप ऑक्सीजन पर ये 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन के देख रहे होंगे, जो किसी भी परमाणु के साथ साझा नहीं कर रहे हैं। इन्हें हम असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो पदार्थ इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान में दे देते हैं, वह लुईस क्षार कहलाते हैं, और जो पदार्थ इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान में ले लेते हैं, वह लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो लुईस अम्ल और क्षार को स्पष्ट करने के लिए हमने सामने एक एग्जाम्पल ले रखा है NH3BF3 मॉलिक्यूल का। आप देख सकते हैं कि NH3, जिसके कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है और उसके चारों ओर 3 हाइड्रोजन व्यवस्थित हैं। 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग कर लेते हैं और नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जैसे कि हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी प्रकार से BF3 में सेंट्रल एटम बोरोन है, उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है और उसके चारों ओर 3 फ्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वह प्रत्येक फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर जाता है। आप देखेंगे कि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके आउटर मोस्ट में केवल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन के पास अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास अतिरिक्त है, जो कि वह बोरोन को ट्रांसफर कर सकता है और इस प्रकार से वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर NH3 का नाइट्रोजन इस प्रकार से बोरोन को एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा और इस प्रकार से बोरोन का भी आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर NH3, जो कि अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान में देता है, लुईस क्षार की भांति कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर BF3 के बोरोन ने एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दान में ले लिया है, ग्रहण कर लिया है, इसलिए यह लुईस अम्ल की भांति
कार्य करेगा और यही लुईस कॉन्सेप्ट है। लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड वह होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान में ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जबकि लुईस बेस वह होते हैं जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, त्याग देते हैं, उनको हम लुईस क्षार कहते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जिसमें कि NH3 और H आयन के बीच में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर NH3 का जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसके पास एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा और इस प्रकार से यहाँ पर एक उपसंयोजी बंध बन जाएगी। क्योंकि NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान में देता है, इसलिए इसको लुईस क्षार कहते हैं। और H आयन यहाँ पे एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान में लेता है, ग्रहण करता है, इसलिए इसको लुईस अम्ल कहते हैं। तो आप विभिन्न उदाहरणों के द्वारा लुईस अम्ल और लुईस क्षार को समझ चुके हैं। आइए टाइप ऑफ लुईस बेस की स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, वह अणु जो कम से कम एक जोड़ी या एक पेयर असहभाज्य इलेक्ट्रॉन युग्म का रखते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि NH3 मॉलिक्यूल, इस पर नाइट्रोजन के परमाणु पर एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्राथमिक अमीन RNH2, इसके भी नाइट्रोजन पर एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ROH, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, इसके ऑक्सीजन परमाणु पर दो जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वाटर मॉलिक्यूल, जिसके ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दो पेयर हैं। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से सभी नेगेटिव चार्ज आयन लुईस क्षार होते हैं। सामने आप कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए देख सकते हैं, फ्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, इन सबके पास 4 जोड़ी या 4 पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो लुईस क्षार वह होते हैं जिनके पास एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जिसे वह दान में देने की या डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम लुईस क्षार कहते हैं। आइए लुईस क्षार समझने के उपरांत लुईस अम्ल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर पहला पॉइंट लिखा हुआ देख रहे हैं, वह अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है लुईस अम्ल कहलाते हैं। सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, BF3 मॉलिक्यूल, AlCl3 मॉलिक्यूल, FeCl3 मॉलिक्यूल। इनके जो सेंट्रल एटम है बोरोन, एल्युमिनियम और आयरन, इनके अष्टक यानी कि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप देख सकते हैं कि इन सभी परमाणुओं के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि वह क्लोरीन से साझा करके प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा हम FeCl3 के बारे में भी कह सकते हैं, AlCl3 के बारे में भी कह सकते हैं और BF3 के बारे में भी कह सकते हैं। तो वह अणु जिनके केंद्रीय परमाणु के अष्टक इनकम्प्लीट होते हैं, वह लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। आइए सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे, सिंपल कैटायन या धन आयन जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि Ag आयन, Cu आयन, Fe आयन, ये सभी लुईस अम्ल के समान कार्य करते हैं। वैसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके सेंट्रल एटम वैकेंट डी ऑर्बिटल रखते हैं और इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये भी लुईस अम्ल के समान कार्य करते हैं, जैसे कि SnCl4, SiF4, PF3 और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स अर्थात डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं और इनके जो परमाणु होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी अंतर होता है, वह भी लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप सामने CO2 मॉलिक्यूल का देख रहे होंगे। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें काफी अंतर है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्बन पर धन आवेश आ जाता है और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है। यही कारण है कि जब CO2 को OH आयन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो HCO3 आयन प्राप्त होता है और यहाँ पर CO2 लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। इसको आप एक रिएक्शन के द्वारा समझ
सकते हैं। जैसे कि आप सामने रिएक्शन में देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाए जाने वाले शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार कार्बन पर धन आवेश आ जाता है और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है। जब ये OH आयन से रिएक्शन करता है तो कार्बन के धन आवेश से OH आयन अटैच हो जाता है और इस प्रकार से HCO3 आयन हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर CO2 लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है और OH आयन लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। आइए सामने लिखे हुए नोट को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि लिखा है कि सभी लुईस क्षार ब्रोंस्टन लॉरी क्षार होते हैं, लेकिन सभी ब्रोंस्टन लॉरी अम्ल लुईस अम्ल नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि लुईस क्षार वह क्षार होते हैं जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं या त्यागने की क्षमता रखते हैं, उनको हम लुईस क्षार कहते हैं। तो यदि कोई लुईस क्षार जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान में देने की क्षमता रखता होगा, वह प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर लेगा, और हम जानते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वह ब्रोंस्टन लॉरी क्षारक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लुईस क्षारक होते हैं वह ब्रोंस्टन लॉरी क्षारक भी हो सकते हैं। दूसरी ओर जो ब्रोंस्टन लॉरी अम्ल होते हैं वह लुईस अम्ल नहीं हो सकते। आप जानते हैं ब्रोंस्टन लॉरी अम्ल वह अम्ल होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जबकि लुईस अम्ल वह अम्ल होते हैं जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो निश्चित ही जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर NH3 लुईस क्षार और ब्रोंस्टन क्षार दोनों के समान कार्य करता है, जबकि H2O केवल ब्रोंस्टन एसिड के समान ही कार्य करेगा, लुईस एसिड के समान कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यह लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि लुईस क्षार ब्रोंस्टन लॉरी क्षार होते हैं, जबकि ब्रोंस्टन लॉरी अम्ल लुईस अम्ल नहीं हो सकते। आइए सामने लिखे हुए NCERT के एग्जाम्पल नंबर 7.15 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह आपसे लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में पूछ रहा है, उनका कारण भी पूछ रहा है कि ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्यों है। आप जानते हैं कि लुईस अम्ल वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यदि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वह लुईस अम्ल की भांति कार्य करेंगे, और इसी प्रकार से लुईस क्षार वह होते हैं जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम लुईस क्षार कहते हैं। तो इनके आउटर मोस्ट में एक या एक से अधिक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं H आयन और BCl3, इनके पास जो सेंट्रल एटम है उनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, अतः ये लुईस एसिड है। इसी प्रकार से OH आयन और F आयन, इनके पास अनेक पेयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हैं जिसको कि ये डोनेट कर सकते हैं, अतः ये लुईस क्षारक की भांति कार्य करेंगे। सामने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें कि वह आपसे लुईस अम्ल और लुईस क्षारक के बारे में पूछना चाहता है। आप इस एग्जाम्पल को करिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा। यदि कोई कठिनाई होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ भी सकते हैं। आइए लुईस कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस अर्थात लाभ को डिस्कस करते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट के द्वारा ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे आयंस जिनको हम पहले अपवाद समझकर छोड़ देते थे कि ये अम्ल और क्षार की भांति व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उनको भी हम लुईस कॉन्सेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही इसकी विशेषता है। कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल रखते हैं, वह लुईस एसिड के समान व्यवहार करते हैं। पहले हम उनकी एसिडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम लुईस कॉन्सेप्ट के द्वारा ऐसे आयंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं या जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वह लुईस एसिड के समान कार्य करते हैं। आइए लुईस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, ये लुईस कॉन्सेप्ट प्रत्येक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की रिएक्शन को एसिड बेस के समान एक्सप्लेन करता है, जो प्रत्येक बार संभव नहीं है। इसी प्रकार से लुईस कॉन्सेप्ट अम्ल और क्षारकों के मध्य उपसे संयोजी बंध अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बताता है, जो प्रत्येक बार संभव नहीं है। जैसे कि आप सामने एग्जांपल से इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि HCl और H2SO4
अम्ल की भांति कार्य करते हैं, हालांकि इसमें कोई भी उपसे संयोजी बंध या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पाई जाती है। आइए नेक्स्ट लिमिटेशन की स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, परंतु जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड रिएक्शन होती है वो बहुत मंद गति से होती है। इसको हम लुईस कॉन्सेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन के द्वारा होती है, परंतु ये लुईस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से अरेनियस कॉन्सेप्ट तथा ब्रोंस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट अम्ल क्षारकों की शक्ति को भी एक्सप्लेन कर सकता है, जबकि लुईस कॉन्सेप्ट अम्ल क्षारकों की शक्ति को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ब्रोंस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट के द्वारा और लुईस कॉन्सेप्ट के द्वारा अम्ल और क्षारकों की बहुत सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन यदि हम ओवरऑल सभी कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट में अरेनियस कॉन्सेप्ट को सबसे उत्तम पाएंगे, क्योंकि वह अम्ल और क्षार के अधिकांश प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन 3 वीडियो लेक्चर्स के द्वारा हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझा। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको यदि इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कुछ कठिनाई है या प्रॉब्लम है या आपको कुछ पूछना है तो वह आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।